आप सभी का आज के इस वीडियो में हेलो एवरीवन। तो आज के दिन हम लोग करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रैपिड रिवीजन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसमें कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर मन करे तो ये चैप्टर एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज उतना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चैप्टर में यूनिट 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले होता है लुई 16। ये था फ्रांस का राजा। तो 1774 में लुई 16 राजा बनता। उस समय ये 20 साल का था और इसका शादी होता है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। ठीक है, फिर उसके बाद शादी होता है तो इसको एम्प्टी ट्रेजरी मिलता है। तो क्यों, कैसे, मतलब कि कैसे? तो उसका कुछ रीजन है। पहला, फ्रांस बहुत लंबे समय से लड़ाई में लगा था, वॉर्स वगैरह में। दूसरा, वर्सेल्स का जो पैलेस था उसका मेंटेनेंस में कॉस्ट बहुत हाई था। तीसरा, वो फ्रांस यूएस के कॉलोनीज को हेल्प किया था इंडिपेंडेंस पाने के लिए ब्रिटेन से। फिर उसके बाद चौथा कि टैक्स बढ़ाना पड़ा। क्यों टैक्स बढ़ाना पड़ा? क्योंकि जो यूएस से लड़ाई कर रहा था उसमें उस समय पहले से 2 बिलियन लिबरेस का कर्ज था और लड़ने के बाद एक और प्लस हो गया 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन का कर्ज और बढ़ गया, जिस कारण से उसका फायदा उठाया मनी लेंडर लोग, जिससे कर्जा लिया। तो वो लोग क्या कहते हैं, 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे कि 10% चार्ज करेंगे पर एनम इंटरेस्ट। अब ये तो बहुत दिक्कत का बात हो गया। तो उसके बाद क्या सोचा लुई 16 की टैक्स बढ़ा देने की। पर टैक्स कौन देता था? सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स देता था। और थर्ड स्टेट आपको क्वेश्चन को क्या होगा, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सोसाइटी एंड पीपल। तो जो फ्रांस था उसका क्या होता है, लोग 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सबसे ऊपर क्लर्जी, फिर उसके बाद नोबेलिटी, और तीसरा अपना हो गया थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट के लोग थे क्लर्जी, मतलब जो प्रीस्ट वगैरह हो गए, चर्च वगैरह के। सेकेंड हो गए नोबेलिटी, नोबल्स वगैरह, राजा के लोग वगैरह। और थर्ड स्टेट में नॉर्मल लोग, पीजेंट हो गए, जो वर्कर वगैरह हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सब थर्ड स्टेट में। ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, उससे भी तो सब मिलता जुलता है। जैसे हम लोग में क्या होता है इंडिया में, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर उसके वैश्य और शूद्र। वैसे इसमें भी है, क्लर्जी में हम लोग का ब्राह्मण आ गया, नोबेलिटी में क्षत्रिय, थर्ड स्टेट में वैश्य शूद्र, ये सब आ गया। ठीक है, फिर आगे तो अब सोसाइटी एंड पीपल। तो फ्रांस का उस समय का जो लुई 16 के अंदर जो फ्रांस था, इसको हम लोग कहते थे ओल्ड रिजाइन। क्या नाम था? ओल्ड रिजाइन। तो ओल्ड रिजाइन में पीजेंट 90% थे पॉपुलेशन के, लेकिन जो भी टोटल लैंड था फ्रांस का उसका 60% किसके पास था? नोबिलिटी और क्लर्जी के पास। प्लस ये दोनों को टैक्स भी नहीं पे करना था। हम लोग को पता है कि सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था, ये दोनों को टैक्स भी नहीं पे करना। प्लस ये लोग और प्रिविलेज मिलता था, जैसे कि क्लर्जी एक टैक्स था टिथ नाम का, टीथ नहीं, दांत वाला नहीं, एक टिथ नाम का एक टैक्स था, वो क्लर्जी एक्सट्रैक्ट करता था। ये टिथ क्या था कि 1/10 जो भी किसान खेती करता है उसका जो भी 1/10 होगा वो क्लर्जी को दे देगा। तो ये था टिथ। फिर नोबिलिटी को फ्यूडल प्रिविलेज था, तो उसमें एक फ्यूडल ड्यूज नाम का एक टैक्स था जो कि नोबिलिटी थर्ड स्टेट से लेता था। और उसके अलावा भी थर्ड स्टेट को और भी तरह के टैक्स देने होते थे। ठीक है, ये हो गया सोसाइटी में। अब अगला सब्सिस्टेंस पे। तो फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था 1915 में, और 28 मिलियन हो गया अपना 1715 में, और 1789 में हो गया अपना 28 मिलियन। 5 मिलियन इतनी ही समय में बढ़ गया पॉपुलेशन। तो इस कारण से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा तो खाना का डिमांड भी बढ़ेगा। खाना का डिमांड बढ़ा बट जमीन तो नहीं बढ़ा। जमीन तो उतना ही था, प्रोडक्शन इसलिए उतना ही था, प्रोडक्शन उतना ही रहा तो डिमांड ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन उतनी है, तो इस कारण से दाम बढ़ता है। तो दाम बढ़ गया, इस कारण बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। उसके बाद भी कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आते हैं, इस कारण से जो फसल है वो भी बर्बाद हुआ। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या कहते हैं इसको? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ऐसा कंडीशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड खतरा में। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक मीन्स है, ये सब खतरा में, उसको हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस।
सो मिडिल क्लास एंड फिलोसफर यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। तो मिडिल क्लास एंड फिलोसफर, तो ओल्ड डिजाइन में मिडिल क्लास के लोग पढ़ रहे थे। मिडिल क्लास मतलब थर्ड स्टेट के अमीर इंसान, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेट के वेल्दी जो मेंबर थे वो लोग पढ़ रहे थे, पैसा कमा रहे थे बिजनेस वगैरह से, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो वो लोग जैसे कि कोई भी अनपढ़ इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान है, कुछ भी आराम से समझाना, पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसको आप कुछ बोलिएगा वो क्वेश्चन करेगा 10। तो इस कारण से क्या हुआ, मिडिल क्लास को लगा कि अरे तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उसको तो सेम प्रिविलेज मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रिविलेज इंसान के मेरिट मतलब क्या काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो इसीलिए तो ये लोग रिवोल्ट कर राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, ये सब रूल वगैरह के खिलाफ, राजा के खिलाफ, कि उन लोग को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है बाय बर्थ, कोई मेरिट नहीं है, सिर्फ बाय बर्थ जन्म हो गया ऊपर क्या होता है ऊंची जात में, तो उस कारण से एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है। तो इसलिए क्या किया ये लोग, थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर, पुअर मेंबर नहीं जो नॉर्मल है किसान वगैरह नहीं, रिचर मेंबर जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, ये सब वगैरह रिवोल्ट कर रहे थे। तो उन लोग को ये सब जो दिमाग है वो 3 फिलोसफर्स हैं, 3 फिलोसफर। पहला का नाम था क्या, पहला का नाम था जॉन लॉक, दूसरा का नाम था जीन जैक रूसो और तीसरा का नाम था मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लॉक का एक बुक था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें वो क्या लिखे थे कि जो मोनार्क मतलब कि जो राजा है उसका एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो जीन जैक रूसो थे वो बोले कि गवर्नमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, लोग और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसी के बेसिस पे कंट्री रन करना चाहिए। और जो थर्ड थे मॉन्टेस्क्यू, उनका आइडिया था कि गवर्नमेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हो। तो ये था हम लोग का यूनिट 1। तो अब करेंगे हम लोग यूनिट 2 इन 3, 2, 1। यूनिट 2 में हम लोग को क्या लिया कि वो सब फिलोसफर जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और मॉन्टेस्क्यू का जो आइडिया था वो पूरा फैलने लगा, ठीक है। क्या हुआ कि उन लोग का आइडिया सैलून में, कॉफी शॉप में बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगा। जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोग को उनके आइडिया के बारे में बुक्स और न्यूज़पेपर से पता चला, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, जो अनएजुकेटेड पीपल थे, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए लोग क्या करते थे, ग्रुप में होकर जोर जोर से ये सब फिलॉसफी वगैरह पढ़ते थे और स्प्रेड करते थे ताकि जो पढ़े लिखे नहीं उन तक भी पहुंचे। तो उस समय ही राजा टैक्सेशन सिस्टम न्यू लाने का प्रपोजल रखता है। तो क्या होता है कि टैक्स राजा अपने से नहीं बना सकता है टैक्सेशन रूल, उसके लिए उसको एक बॉडी, स्टेट जनरल नाम का एक पॉलिटिकल बॉडी का हेल्प लेना पड़ता है, जिसके मेंबर वोट करेंगे तभी टैक्स होगा। तो उसमें क्या होता था, पर ऐसा नहीं था कि राजा को बुलाना ही पड़ता था, चाहे तो ऐसे ही हो सके। तो ये लास्ट टाइम स्टेट जनरल का मीटिंग हुआ था 1640, लगभग 150 साल, ठीक है। तो अब 5 मई 1789 को राजा क्या करता है, लुई 16 स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाता है न्यू टैक्सेस का प्रपोजल के लिए। तो उसमें क्या हुआ, 300 क्लर्जी के, 300 नोबिलिटी के मेंबर हैं, और जिनको सामने जैसे कि ये टेबल यहाँ पे 300 क्लर्जी के मेंबर, 300 नोबिलिटी के मेंबर, और पीछे 600 और वो क्या होता है थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर जो अमीर थे लोग वगैरह, ठीक है। तो उस समय वोटिंग राजा प्रपोजल, राजा बन जा भाई, क्या बन गया तीसरा बार। हाँ तो राजा लगना चाहिए ना। हाँ तो जो राजा था वो प्रपोजल लगा, तो उस समय पूछा कि वोटिंग वगैरह जो भी था वो पूछा। तो उस समय क्या था कि एक स्टेट का एक वोट होगा, 3 स्टेट है तो टोटल वोट करेंगे, मेजॉरिटी अगर हाँ बोलेगा एक स्टेट का तो उस स्टेट की तरफ से एक वोट, फिर दूसरा स्टेट का मेजॉरिटी अगर हाँ बोलेगा तो उस स्टेट की तरफ से एक वोट, ऐसे था। पर इस समय जो एजुकेटेड मेंबर थर्ड स्टेट के, वो लोग चाहते थे कि पूरा असेंबली जो स्टेट जनरल का जो वो एज अ होल वोट करे, जिसमें हर मेंबर के पास एक वोट हो। पर राजा बात नहीं मान, बोला कि तो गुस्सा के वो लोग बाहर चले गए,
फिर उसके बाद वो लोग 21 जून 1789 को वर्सेल्स में एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में असेंबल होते हैं और शपथ लेते हैं कि जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक हम साथ साथ हैं। ठीक है, ये डिसाइड होता है कि राजा का बाजा बजाना पड़ेगा। पर उस समय नेशनल असेंबली जो थी उसको दो लोग क्लर्जी और नोबिलिटी के एक लोग वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो एक थे उसमें मीराब्यू और एक थे अवेसियस। तो मीराब्यू एक नोबिलिटी के मेंबर थे, पर उनको एहसास हो रहा था कि गलत हो रहा है, वही लोग गलत हो रहा है बेचारों का। तो इसीलिए वो क्या किए, वो जर्नल वगैरह निकाले, स्पीच दिए, पावरफुल स्पीच, मोटिवेशन वाला। अवेसियस थे एक क्लर्जी के मेंबर, प्रीस्ट थे। वो क्या किए, एक पैम्पलेट निकालने जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है, ये दोनों मिलकर लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को। तो उस समय पर जो बाकी का फ्रांस था उसका हालत सही नहीं था। तो अर्बन एरिया में क्या था कि खराब मतलब कि बहुत ज्यादा खराब मौसम था, हार्श विंटर हुआ, जिस कारण से खेती खराब हो गया। खेती खराब हुआ, खाना का कमी हो गया। जो बेकर्स वगैरह थे उस इस सिचुएशन का फायदा उठा के एकदम होर्डिंग कर दिया, मतलब ऐसे जमा कर लिया माल, ब्लैक में बेचेंगे फिर ज्यादा पैसा में। फिर घंटों तक औरत लोग खड़ा रहती थी कि ब्रेड वगैरह मिल जाए, नहीं मिला तो लोग गुस्सा होके एकदम बेकरी का जो शॉप था उसके अंदर घुस गए, वो क्या कर दी, लूटपाट कर दी। ठीक है, उसी समय राजा का समय खराब चल रहा था। उस समय भेज दिया उस सैनिक लोग को कि देख क्या की सिचुएशन क्या है। तो लगा कि राजा हमला करवाने के लिए भेजा है, तो गुस्सा आ गया पूरा थर्ड स्टेट का लोग और बैस्टाइल का फोर्ट पे हमला कर दिया 14 जुलाई को। फिर रूरल एरिया में क्या हो रहा था कि जो किसान लोग थे उनमें अफवाह फैल गया था कि जो मैनर्स मतलब वो मैनर नहीं, मैनर मतलब जमींदार लोग आदमी को बुलाए हैं फसल बर्बाद करने के लिए। और डर के वो क्या किया, जो भी जो खेती करने वाला जो क्या कहते हैं उसको, इम्प्लीमेंट जो भी था, क्या कहते हैं, औजार वगैरह जो भी था खेती करने वाला, तो उसका उठा लिया और हमला कर दिए उसका किला पे, क्या बोलते हैं, मैनर्स के किला पे, जिसका नाम था, उसका नाम क्या था, चैथवेक्स। चैथवेक्स नाम का एक किला पे, किला मतलब कि चैथवेक्स उसका वो क्या होता है, मैनर्स का घर था। ठीक है, किला जो कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग चैथवेक्स। ठीक है, चैथवेक्स पे हमला कर दिया। फिर वहां से जो भी कब्जा किया हुआ था ग्रीन वगैरह वो सबको लूट लिए, और जो भी मैनोरियल ड्यू मतलब कि किसका कितना कर्ज है, ये है वो है, कौन किसको कितना जमीन कितना ब्याज पे दिया हुआ है, जो भी मैनोरियल ड्यू था वो सबको जला दिया। तो इससे डर गया मानस लोग और देश छोड़ के भाग गया, कहीं छुप गया, कहीं जगह बदल दिया। तो इससे राजा परेशान हो गया। अब इसके बाद क्या किया राजा, 4 अगस्त 1779 को राजा सोचा कि माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, और एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया तो उसका पहला सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट था जिसके लिए नेशनल असेंबली बना था कि राजा का बजाएंगे बाजा, उसको राजा का जो भी पावर है उसको लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट कर दिया राजा का पावर को। फिर क्या किए वो लोग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों ऑर्गन में, जैसे मॉन्टेस्क्यू जी बोले थे उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करती है, गवर्नमेंट को बना दिया, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद पर वोटर वगैरह जो थे, याद रखना शुरू में बोला था कि वेल्थी मेंबर, तो एक बहुत अच्छा लाइन है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो नेशनल असेंबली के पास पावर आ गया तो वो लोग वोटिंग राइट सबको नहीं दिए, सिर्फ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, 25 साल के ऊपर के, 25 साल के ऊपर के आदमी जो कि टैक्स पे करते थे 3 दिन के किसी भी मजदूर के सैलरी के बराबर, किसी भी मजदूर के 3 दिन के सैलरी के बराबर जो भी इंसान टैक्स पे करते थे। और 25 साल के ऊपर के जो आदमी, औरत नहीं आदमी,
होते थे, सॉरी, उसको कहते थे एक्टिव सिटीजन। तो बाकी जो भी बच्चे, उसको औरत हो गई या बच्चे हो गए या जो गरीब लोग हो गए, वो सब आ गया पैसिव में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो उसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में बताया जाता है कि सिटीजन के पास कुछ नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये सब कुछ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो ये तो जो नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स थे, ये हर इंसान को जन्म से दिए गए, इसको कोई भी फोर्सफुली नहीं हटा सकता। ये था हम लोग का यूनिट 2। तो अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। 3, 2, 1। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ लिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अब यूनिट 3 में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि नॉर्मली कोई भी राजा हो या कोई भी, उसका पावर को आप लगाम लगाइएगा, वो पक्का रिवोल्ट करेगा। तो इधर भी लुई 16 रिवोल्ट में के चक्कर में था। तो वो क्या था, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ के जो राजा लोग थे, उसके साथ उसका थोड़ा सा बातचीत चल रहा था। अब लोगों को पता चल गया। तो अप्रैल 1792 में लोग क्या डिसाइड वोट करते कि अब राजा का पक्का बाजा जाएगा। तो ये होता है पीपल वर्सेस किंग। तो उस समय दूर दूर से लोग जा रहे थे पेरिस में राजा के खिलाफ रिवोल्ट करने। तो उस समय क्या होता है, सब लोग गाना गाते गाते जा रहे थे। उसमें से एक गाना था मर्सिडीज नाम का, जो कि मर्सेल्स के लोग गा रहे थे जब वो मर्सेल्स से पेरिस आ रहे थे। तो मर्सेल्स के नाम पे गाना बन गया मर्सिडीज। और उसको कौन लिखा था, रॉगेट दे लिस्ले। कौन लिखा था, रॉगेट दे लिस्ले। तो ये जो रॉगेट दे लिस्ले थे, वो मर्सिडीज लिखे थे, जो कि मर्सेल्स के लोग मर्सेल्स से पेरिस की तरफ आ रहे थे। उस समय गाते गाते आ रहे थे। और ये आज नेशनल एंथम है फ्रांस का। तो ये तो हम लोग का हो गया वेल्थियर मेंबर, याद है ना, थर्ड स्टेट के जो अमीर आदमी, पर गरीब लोग तो बच गए। तो गरीब लोग सोच रही, तो रिवॉल्यूशन ये लोग खत्म कर दिया, फिर हम लोग का राइट्स का क्या होगा। औरत लोग सोची हम लोग का क्या होगा, हम लोग को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उस समय वो लोग सोचे, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और वुमेन लोग, कि रिवॉल्यूशन और आगे बढ़ेगा। इसी के लिए ये लोग क्लब्स बनाए, पॉलिटिकल क्लब, जिसमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जो कि सेंट जैकोब के नाम पे इसका नाम पड़ा था, जैकोबिन क्लब का। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे पुअर सेक्शन में, जैसे आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, ये लोग थे। इन लोग का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। तो ये लोग सैन प्लूटोज इन लोग को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे, जो कि डॉक वर्कर्स, मतलब कि जो वर्कर लोग वगैरह जो पहनते थे स्ट्रिप ट्राउजर, वो लोग पहनते थे जैकोबिन के लोग। स्पेशली वो लोग इसीलिए पहनते थे कि जो नोबल्स लोग थे, वो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, जिसके खिलाफ वो लोग जैकोबिन्स लोग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, और साथ में एक रेड फ्रिगियन कैप भी पहनते थे। इसीलिए लोग को सैंट क्लूटोज कहा जाता है। और सैंट क्लूटोज का मतलब दोज विदाउट नी ब्रीचेस होता है। तो रॉबिस्पियर और जैकोबिन के बारे में पढ़ लें। तो 1792 में पीजेंट लोग भड़क गए। क्यों भड़क गए? फिर से खाना का बैड हार्वेस्ट हुआ, खाना का दाम, प्रोडक्शन घटा, शॉर्टेज हुआ, जिससे लोग गुस्सा हो गए। तो 1792 में 4 अगस्त को पैलेस ऑफ टुइलरीज में जैकोबिन क्लब हमला करके राजा को बंदी बनाया। और फिर वोटिंग हुआ कि अब क्या करें राजा और उसका परिवार का। तो फिर वोट करने पे पता चला कि क्या कहते हैं, जेल में फेंक दिया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन फिर से हुआ न्यू गवर्नमेंट बनाने के लिए।
तो न्यू गवर्नमेंट का नाम रखा गया कन्वेंशन। और अब से इलेक्शन में वोट कर सकते थे सभी आदमी आदमी जो कि 21 साल से ज्यादा हो, अभी भी औरत लोग नहीं, आदमी लोग, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या किया, बन गया राजा, ठीक है। 21 सितंबर 1792, अगर डेट अगर सही है तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कन्वेंशन उस दिन बना था, मैक्सिमिलियन बन गया लीडर। और फिर कुछ महीने बाद 21 जनवरी 1793 को राजा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देशद्रोह के जुर्म में राजा को कर दिया गया। और कुछ समय के बाद इसकी बीवी मैरी एंटोइनेट को भी मार दिया गया। यहाँ पे एक चीज गौर किया, राइट वुमेन को नहीं मिलेगा बट पनिशमेंट मेन और वुमेन को इक्वल, पर राइट नहीं। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ आवर सोसाइटी। और ये अभी भी कहीं कहीं चल रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में अभी भी होता है कि औरत लोग को इक्वल राइट्स नहीं है, जो कि हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे। इमेजिन आपको सजा मिल रहा है, आपका पति मर रहा है, आप कोई मार दीजिए। इंडिया में सती प्रथा सुने होंगे आप लोग, ऐसे होता है। राइट्स औरत को नहीं मिलेगा, पनिशमेंट बराबरी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, राइट्स नहीं मिलेगा। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ आवर सोसाइटी। तो मैक्सिमिलियन बहुत गंदा राजा था, इसीलिए इसका जो समय था सिर्फ 1 से 2 साल किया था, 1793 से 94 तक राज किया। इसमें भी जुलाई 1794 में इसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये जो समय है इसको कहा गया रीन ऑफ टेरर। बहुत गंदा राजा था। तो क्यों गंदा राजा था? राजा अपने काम से गंदा होता है। तो इसका जो पॉलिसी था, पहले तो जो भी इसके खिलाफ गया, चाहे नोबल्स हो, क्लर्जी हो, या इसका अपना ही मेंबर हो पार्टी का, जैकविन क्लब, सबको पहले अरेस्ट करेगा, फिर कोर्ट में ट्रायल होगा, और अगर गिल्टी निकला कि हाँ किया, इसके खिलाफ गया है, तो इसको गुलॉटिन कर दिया जाता था। गुलॉटिन मतलब एक ऐसा डिवाइस था जिसमें 2 पोल होता था, यहाँ पे सर रखने का होता था, ऊपर एक ब्लेड रहता था, शार्प ब्लेड, यहाँ पे मुंडी रखो गिरेगा और मुंडी आपका कट के फेंका जाएगा। तो ये होता था गुलॉटिन। एक डॉक्टर गुलॉटिन थे जो इसको बनाए थे, उन्हीं के नाम पे गुलॉटिन इस डिवाइस का भी नाम रख दिया गया, डिवाइस मशीन जो का। तो उसका फिर उसके बाद क्या होता था कि जो सरकार थी, जो जैकविन क्लब की, वो सारा चीज का एकदम फिक्स्ड रख दी थी, एकदम प्राइस, यही दाम रहेगा हर एक चीज का, ठीक है। मीट और ब्रेड को राशन कर दी थी, ठीक है। और फिर फोर्स करती थी पीजेंट को कि शहर में आके बेचे अपना वो क्या होते अनाज। फिर सबको फोर्स करती थी इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए। जो व्हाइट फ्लोर था उसका यूज मना करती थी कि व्हाइट ब्रेड यूज नहीं किया, इक्वालिटी ब्रेड जिसका नाम था पेन दे इगैलिट करके कोई इक्वालिटी ब्रेड था, जो कि एक होल व्हीट का एक लोफ था होता है, उसको खाने के लिए कहती थी, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि इक्वालिटी और भी तरीके से आता है, जैसे कि सर और मैडम, जिसको मॉन्सोर और मडामे कहा जाता था, उसको यूज बंद कर दिया गया था। अब सब लोग को सिटॉयन और सिटॉयने मतलब सिटीजन भी कहा जाएगा, कोई भी सर मैडम नहीं है। फिर जो भी चर्च वगैरह थे सबको बंद कर दिया गया था और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसका पॉलिसी इतना हार्ड था कि अपने ही लोग इसके साथ गद्दारी कर दिया। और जुलाई 1794 में इसको कोर्ट में लेके जाया गया, गिल्टी ये फाउंड हुआ, फिर वही गुलाटिन में खुद गया। तो कर्मा, समझ रहे ना, कर्मा दूसरा को चढ़ाता तो गुलाटिन में खुद भी चढ़ गया। तो इसके बाद अब तो खाली रहेगा नहीं सरकार, फिर से थर्ड स्टेट के वेल्थियर लोग आ गए सरकार में और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल एक 5 मेंबर का डायरेक्टली इलेक्ट करेगा। 5 मेंबर क्यों? क्योंकि अभी देखे थे रॉबेस्पियर क्या किया था,
अब भाई अब अगर आप इतना गधा तो नहीं होइएगा कि अभी तुरंत एक चीज सा किए हैं फिर से वही हरकत कीजिएगा मूर्खता वाला। नहीं, तो 5 मेंबर का डायरेक्टली इलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टली में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। फिर इससे ये दोनों में क्लास होता है, जिस कारण से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है, जो कि 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यूनिट थर्ड में इतना ही था। अब 3 यूनिट है, आसान आसान तुरंत पढ़ते हैं। लेट्स मूव। यूनिट 4 में क्या होता है? तो यूनिट 4 में बेसिकली वुमेन के बारे में। तो वुमेन को घर का काम, चूल्हा चौकी वगैरह में लगाया गया। तो उन लोग को पढ़ने लिखने का, काम करने का अधिकार नहीं था। काम करना भी है तो आपको घर का देखभाल साथ में करना है। तो क्या होता था कि सिर्फ जो वेल्दी लोग थे उसकी बेटी लोग पढ़ती थी और उसके बाद वे लोग का शादी करवा दिया जाता था। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली बना, क्या बोलते नेशनल असेंबली बना, तो लोग को वोटिंग राइट नहीं मिला। उससे लोग बहुत, वो लोग फिर अपना क्लब वो लोग भी बनाई थी। याद है, बताया था यूनिट थर्ड का स्टार्टिंग में। तो उसमें से एक क्लब था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो ये जो सोसाइटी था रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का, ये लोग, ये एक मेन पार्टी था। ऑलमोस्ट 60 पार्टी मतलब क्लब बनाया गया था, जिसको अभी हम लोग पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, पहले पॉलिटिकल क्लब होता था फ्रांस में। तो एक मेजर क्लब ये था। तो ये लोग का मेन डिमांड था राइट टू वोट एंड इक्वालिटी। तो पर नेशनल असेंबली आया, वो कुछ राइट दिया, जैसे कि आपको दिया फ्री कि मैरिज कि स्टेट स्कूल में, सॉरी पहले हुआ था कि स्टेट स्कूल बनाया गया और सब लड़की को पढ़ना कंपलसरी हो गया। फिर दूसरा हुआ कि मैरिज अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा, जिसको कोई भी सिविल लॉ के अंदर में रहेगा, जिसको जिसके अंदर फ्रीली जा सकते हैं और आ सकते हैं। डिवोर्स भी लीगल कर दिया गया। और जो पिताजी लोग होते हैं कि बेटी को जबरदस्ती करते कि नहीं शादी करना है तो करना है, अब वो सब भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहला क्या था कि स्टेट स्कूल बनेगा। दूसरा क्या था, पिताजी लोग अब जबरदस्ती कर सकते। तीसरा क्या है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चौथा हो गया कि डिवोर्स लीगल। ठीक है, पर जब रॉबिस्पियर आया तब बोल दिया कि सारा पॉलिटिकल क्लब वगैरह सब सीधी सीधी भगो 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 सीधी हटो 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 बंद कर दिया। और जो उसके खिलाफ रिवोल्ट करते थे उसको तो पता है कर देता था, अरेस्ट करके कोर्ट में ट्रायल होता था उसके वजह से। तो वुमेन का स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक चला, बहुत ज्यादा, मेन से भी ज्यादा वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा। और उसको कब इंडिपेंडेंस मिला वुमेन को, इक्वल वोटिंग राइट कब मिला, 1946। इमेजिन 1946, लगभग 2 सेंचुरी के बाद जब हम लोग का देश आजाद हो रहा था ब्रिटिश से, तब वो लोग को वोटिंग राइट मिला। सोच सकते कितना टफ होता होगा वुमेन के लिए। तो अब इसके आगे बढ़ते, यूनिट 4 इतना ही था। फिर यूनिट 5 में बढ़ते हैं स्लेव ट्रेड। तो क्या होता, वर्ल्ड मैप थोड़ा सा इमेजिन कर, यहाँ पे यूरोप है, इसके नीचे अफ्रीका है, यहाँ पे यूएसए है, तो इसके नीचे यहाँ पे कैरिबियन है। तो यूरोप से क्या लोग जाते थे यहाँ पे काम करने, पर सबको अच्छा लगता था नहीं काम करना। पर ये जो कैरिबियन का इलाका है, क्यों जाते थे वहां पे काम करने, क्योंकि वहां पे टोबैको, शुगर, इंडिगो और क्या था, शुगर, इंडिगो, टोबैको और एक और कोई चीज के लिए फेमस था कैरिबियन। तो इसमें 3 जगह था, गॉर्डेलो, मार्टिनिक और सैन डोमिंगो। ये 3 जगह पे ये सब कमोडिटीज का सप्लायर था। बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट जगह था ये सब। पर यूरोप से लोग यहाँ पे जाना नहीं चाहते थे कि अलग जगह है, घर से दूर रहना है, परिवार से दूर रहना है, कोई भी नहीं चाहेगा जनरली। तो क्या हुआ उस समय कि ये लोग जाना धीरे धीरे कम हो गया। अब तो लोग को दिक्कत हो गया, कहाँ से सामान जाएगा भाई, जब आदमी ही काम नहीं करेगा फिर फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो क्या करते थे यूरोप के लोग, यहाँ से लोग अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में क्या होता था कि लोकल चिफ्टेन से स्लेव खरीदते थे।
तो स्लेब खरीद के वो लोग के बॉडी पे वो लगा रहता था, स्टैम्प वगैरह लग रहता था। फिर वहां से 3 महीना तक सफर करके वो लोग यहाँ पे पहुंचते थे। कहाँ पे? कैरिबियन में। कैरिबियन में पहुंच के काम करते थे, जिस कारण से ये जो कॉमोडिटीज है जैसे कि टोबैको, शुगर, इंडिगो, ये सब का सप्लाई रुका नहीं और चलते रहा। इस कारण से यूरोप का 2 पोर्ट सिटी, एक था बॉर्डोएक्स और एक था नैंटिस, ये 2 पोर्ट सिटी बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, ये था हम लोग का स्लेव ट्रेड। आगे यूनिट 6 है, तो बहुत आसान है। सेंसरशिप एबॉलिश हुआ कि जैसे कि राजा बहुत ज्यादा सेंसर लगाया कि न्यूज पेपर नहीं पढ़ना, मैगजीन नहीं पढ़ना, पर उसके बाद राजा के बाद तो सब हटा ना नेशनल असेंबली में। भले ही थोड़ा सा रॉबेस्पियर के टाइम पे थोड़ा बहुत रहा सेंसरशिप, बट ऐसे तो हटा होता तो कोई भी लोग थॉट एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सब लोग गा बजा के एंजॉय अच्छा से कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, किसी भी चीज में रोक टोक नहीं है, तो लोग का जिंदगी बहुत इंप्रूव हुआ। फिर नेपोलियन आया 1804 में। 1804 में नेपोलियन आया, तो नेपोलियन पहले मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप जाना गया कि मॉडर्न करेगा यूरोप को, पर फिर बाद में देखा गया कि इसका सारा सैनिक इधर उधर ही है, तो फिर इसका थोड़ा सा इज्जत डाउन हुआ, क्रिटिसाइज हुआ, तो 1815 में ही हार गया वाटरलू नाम के एक जगह पे। दैट्स इट। अरे हाँ, स्लेव ट्रेड का थोड़ा सा छोड़िए, तो स्लेव ट्रेड कैसे, ये तो स्लेव ट्रेड हुआ, पर कैसे एबॉलिश हुआ ये पढ़ना बस। तो स्लेव ट्रेड में पहले नेशनल असेंबली में बहुत डिबेट हुआ कि क्या करे, बंद करना ही, पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? याद है थर्ड स्टेट के जो रिचर्ड मेंबर थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स वगैरह, वो सब थे स्लेव ट्रेड करवाने वाले। अपना ही नुकसान तो कोई नहीं करेगा, इसलिए नहीं क्यों। फिर रॉबेस्पियर आके 1794 में मरने से पहले बंद करवा दिया। फिर 10 साल के बाद पर नेपोलियन आ गया, फिर चालू करवा दिया। तो जो प्लांटेशन ओनर, मतलब कि जो कैरी, ये क्या होता है, अफ्रीका में जो ओनर थे, लोकल चीफ थे, ये लोग अपना अधिकार समझते थे कि हाँ हम लोग बंदी बना सकते हैं लोगों को, जो कि गलत बात है। फिर फाइनली स्लेवरी कब एबॉलिश होता है? 1848 में जाके फाइनली स्लेवरी एबॉलिश होता है। तो अब इधर आते हैं वापस, तो वाटरलू में हारता है, पर इसका आइडिया जैसे कि ये नापतोल करने का यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था, यूनिफॉर्म सिस्टम, इसमें डेसिमल वगैरह सबका यूज होता था, तो ये सब इसका आइडिया पर फॉलो किया जाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 चीज निकल के आता है, मेन आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। पहले आजादी, फिर बराबरी, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप समझ में आया होगा। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर